नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। हिंदी पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 21वीं वीडियो है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? समग्र भाषा उपागम क्या होता है? इसमें हम लोग टोटल लैंग्वेज को एक नज़रिए से देख रहे होते हैं। यानी कि जैसे कि देखिए, भाषा सीखने के दो एक तरीके से उपाय हो सकते हैं। पहला क्या हो सकता है कि जिस प्रकार से हम लोग नेचुरल इन्वायरमेंट में भाषा को अर्जित किए हैं उस प्रकार से भाषा को सीखें, और दूसरा ये हो सकता है कि औपचारिक तरीके से व्याकरण के नियमों के अंतर्गत भाषा को सीखें। जब हमने भाषा को अर्जित किया था तो क्या हमें व्याकरण के अलग अलग नियम बताए गए थे? क्या हमें कर्ता बताया गया था? क्या हमें टेंस बताया गया था? क्या हमें वर्ब बताया गया था? नहीं बताया गया था। हमारे माता पिता या फिर हमारे परिवार के सदस्य या फिर आसपास के लोग जिस भाषा का प्रयोग कर रहे थे वो टोटल लैंग्वेज था। अपने दैनिक जीवन में अपने कार्यों को करने के लिए वो भाषा का प्रयोग कर रहे थे, जो कि एक संपूर्ण भाषा के तौर पर देखा जा सकता है, समग्र भाषा के तौर पर देखा जा सकता है। और हम लोग क्या कर रहे थे कि उनके द्वारा बोले जा रहे शब्दों का अनुकरण करते करते भाषा को हमने अर्जित कर लिया। इसी प्रकार से समग्र भाषा उपागम में क्या होता है कि बच्चे को ग्रामर इंडिविजुअली अलग अलग नहीं बताया जाता है, बल्कि टोटल लैंग्वेज बच्चे को रिप्रेजेंट करा दिया जाता है और उस लैंग्वेज के माध्यम से बच्चे को आगे शिक्षा दी जाती है, भाषा के बारे में बताया जाता है। जैसे कि देखिए, अगर मैं आपसे बोलूँ कहानी, तो कहानी क्या है? जिस प्रकार से मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं आपको पढ़ाने के दौरान, इसी प्रकार से मैं आपको नेचुरल भाषा में, नेचुरल लैंग्वेज में कहानी भी सुना सकता हूं। और कहानी के माध्यम से ही अगर मैं आपको भाषा के विभिन्न व्याकरण से परिचित कराऊं, जैसे कि एक कहानी मैं आपको सुना रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। एक समय में एक राजा था, वह शिकार पर जाया करता था। अचानक से उसके सामने एक दिन जंगल में शेर आ गया। अब ये कहानी सुनाने के दौरान मैं आपको बता सकता हूं कि देखिए, ये सभी घटनाएं पहले घटित हो चुकी हैं। तो ऐसी घटनाएं जो पहले घटित हो चुकी होती हैं उसे हम लोग भूतकाल कहते हैं। यानी जो घटना घटित हो चुकी है वो भूतकाल हो गया। ये हो गया, हम लोग टेंस का परिचय दे सकते हैं। इसी के साथ साथ आप बच्चे को कर्ता के बारे में बता सकते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के कार्यों को कर रहा है वो कर्ता होगा। इसी प्रकार से आप नाउन, प्रोनाउन और व्याकरण के अन्य नियमों को बता सकते हैं। तो समग्र भाषा उपागम में क्या होता है, हम लोग टोटल लैंग्वेज, कंप्लीट लैंग्वेज को पहले रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बाद से भाषा के जो अन्य उपकरण हैं, जैसे कि व्याकरण हो गया, व्याकरण के अनेक पार्ट्स जो होते हैं उनकी बात हम लोग करते हैं। ठीक है, तो समग्र भाषा उपागम में हमसे पूछा जा रहा है कि अधिगम के लिए एक उपकरण के रूप में किसे प्रयोग में किया जाता है? तो इसमें साहित्य को प्रयोग में किया जाता है, क्योंकि कहानी हो गया, एकांकी हो गया, ये सब किसका पार्ट है? साहित्य का ही तो पार्ट है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बाकी अगर आप देखें, खिलौने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। क्रिया जो है वो पहले से साहित्य का पार्ट है। क्यों पार्ट है? क्योंकि क्रिया व्याकरण है, और व्याकरण किसके माध्यम से पढ़ाना है? बच्चे को उसके कॉन्टेक्स्ट के माध्यम से पढ़ाना है। प्राइमरी में वैसे भी आप पढ़ चुके होंगे कि व्याकरण अलग से बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है। जो कुछ भी बच्चे को संदर्भ में कहानी, कविता कुछ भी पढ़ाई जा रही है उसी के माध्यम से व्याकरण पढ़ाए जाने की बात की जाती है। और बाल कविताएं जो हो गई वो भी बाल साहित्य का ही एक पार्ट होगा। तो पहला और तीसरा ऑप्शन जो है वो पहले से ऑप्शन नंबर 2 में इंक्लूडेड है। इस वजह से पहला तीसरा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कुल भौतिक प्रतिक्रिया, जिसे अंग्रेजी में टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स कहते हैं, में किसकी केंद्रीय भूमिका होती है? सबसे पहले तो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, जब प्राइमरी स्तर पे आप देखते होंगे स्कूलों में कविता बच्चों को पढ़ाया जाता है तो केवल कविता बोल करके नहीं पढ़ाया जाता है, बल्कि हूबहू जो भी शब्द आए रहते हैं उनका हम लोग बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से भी कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक कविता मैं आपको बता रहा हूँ, एक मोटा हाथी झूम के चला, मकड़ी की जाल में जाके वो फंसा। ये कविता जब बच्चों को गा करके स्कूल में पढ़ाया जाता है तो उस समय हमारे बॉडी लैंग्वेज, जब मैं मोटा हाथी कह रहा हूँ तो मोटापे की तरफ इशारा करने के लिए दोनों हाथों को फैला लिया जाता है। और जब मैं हाथी शब्द यूज करूंगा तो अपने हाथ के केहूनी को नाक से सटाते हुए सूंड बनाने का मैं इशारा करूंगा, ताकि बच्चे भी समझ पाएं। क्योंकि देखिए, आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं जिसमें अनेक विविधता वाले बालक हैं। कोई दृष्टिबाधित है, कोई श्रवणबाधित है। तो हो सकता है कि कोई मेरी बातों को सुन नहीं रहा हो श्रवणबाधित होने की वजह से, लेकिन अगर उसके नेत्र ठीक होंगे, अगर वो दृष्टि कर सकता है, देख सकता है, तो मेरे बॉडी लैंग्वेज को देख करके उससे थोड़ा बहुत तो हिंट जरूर मिलेगा कि मैं किसके बारे में, किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं। तो इसीलिए टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स का प्रयोग किया जाता है। और वैसे भी आपने पढ़ा होगा बीएड बीटीसी में कि जितनी ज़्यादा इंद्रियां बच्चों की एक्टिव रहती हैं किसी एक गतिविधि को सीखने में, उतना ही उनका जो अधिगम होता है वो अर्थपूर्ण किया जा सकता है। इसीलिए जब हम लोग विजुअल क्लिप्स देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम विजुअल क्लिप्स भी देख रहे हैं, अपने आंखों की इंद्रियों का भी प्रयोग कर रहे हैं, साथ ही साथ
उसके ऑडियो को सुन करके हम लोग कानों से भी सुन रहे हैं, यानी दो इंद्रियां हमारी एक्टिव हैं। तो जब हम लोग विजुअल क्लिप्स देखते हैं तो हमें चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। यानी कि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स से एक समावेशी कक्षा को सपोर्ट मिलता है, जिसमें एक ही इंफॉर्मेशन को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने के माध्यम से जो विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं से जूझ रहे हैं उनको इंफॉर्मेशन रिसीव करने में मदद मिलेगी। हमसे ये प्रश्न पूछा गया था कि इसमें केंद्रीय भूमिका किसकी होती है। तो जाहिर सी बात है, विद्यालय में टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स का सबसे ज़्यादा उपयोग कौन करेगा? टीचर ही तो करेगा। वही तो मैसेज को कन्वे कर रहा है, वही तो कविता को पढ़ करके बच्चों को बता रहा है। तो शिक्षा की यहाँ पर केंद्रीय भूमिका हो जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। और जो टीचर कर रहे होते हैं उसको बच्चे भी कॉपी कर रहे होते हैं उसी प्रकार से, लेकिन सबसे शुरुआत कौन करता है? टीचर करता है। तो इस वजह से केंद्रीय भूमिका शिक्षा की मानी जाएगी। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के आधार पर पठन कौशल से क्या तात्पर्य है? तो पठन कौशल का मतलब होता है पढ़ करके किसी भी लेख का अर्थ ग्रहण करना, ठीक है, यानी समझ के साथ पढ़ना। इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बाकी की जो विकल्प है उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि शुद्ध उच्चारण करना। जाहिर सी बात है, जब हम लोग पढ़ करके अर्थ ग्रहण कर पा रहे हैं यानी सही से प्रोनाउंसिएट कर रहे होंगे तो ये पहले से इसमें इंक्लूडेड है। अक्षरों को पढ़ना, जाहिर सी बात है जब हम लोग पूरे लेख को पढ़ रहे हैं तो अक्षर जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसको भी पढ़ रहे होंगे, तो ये तो पहले से इंक्लूडेड है इसमें। कठिन वाक्यों को पढ़ना, तो जब पूरा लेख पढ़ रहे हैं तो उसमें कठिन हो या फिर सरल हो उसे कोई मतलब ही नहीं है। यानी कि बाकी के जो 3 विकल्प हैं वो पहले से ऑप्शन नंबर 3 में इंक्लूडेड है। समझ के साथ पढ़ना इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। पठन कौशल का मतलब ही होता है समझ के साथ पढ़ना, पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा की पाठ्यपुस्तक का शैक्षिक पक्ष क्या है? देखिए, पाठ्यपुस्तक यानी किताब का शैक्षिक पक्ष पूछा जा रहा है। किताब के 2 पक्ष होते हैं, पहला अंतः पक्ष और दूसरा बाह्य पक्ष। अंतः पक्ष को ही शैक्षिक पक्ष कहा जाता है, ठीक है। और बाह्य पक्ष में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। बाह्य पक्ष में जो किताब है उसका जिल्द कैसा होगा, उसका कवर पेज कैसा होगा, कवर पर किस प्रकार से इमेजेज होंगे, किस प्रकार से दफ्ती से बाइंडिंग होगी, ये उसका बाह्य पक्ष बोला जाएगा। और आंतरिक पक्ष में, अंतः पक्ष में क्या होता है, उस जो किताब है उसका कंटेंट कैसा है, विषय वस्तु कैसा है। शिक्षा शैक्षिक पक्ष को ही अंतः पक्ष कहते हैं। तो जब अंतः पक्ष में ये डिसाइड हो गया कि उसका जो कंटेंट है उस पर फोकस किया जाएगा तो शैक्षिक पक्ष भी उसके कंटेंट की ही बात करेगा। ऑप्शन नंबर 3 विषय वस्तु का चयन यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही जो उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थियों को दी जा रही गतिविधियों पर विचार करें। निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि संप्रेषण कौशल विकसित करने के लिए आप अपनाना चाहेंगे? संप्रेषण कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल बच्चों में डेवलप करने के लिए वो वाली गतिविधि ज़्यादा अप्रोप्रिएट होती है जिसमें बच्चे को अपने मौलिक विचारों को एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया कि वह एक अभिनेता है, तो यहां पर कोई एक शब्द भरना होगा जो कि पहले से गवर्न्ड हो रहा है। बच्चा अपने मौलिक विचारों को अभिव्यक्त नहीं करेगा। जो कुछ भी लेख पढ़ा होगा या फिर जो कुछ भी कहीं से भी उसने कुछ रेफरेंस हिंट मिला होगा उसी के हिसाब से ये भरेगा। अगला देखिए, सप्ताहांत में सुबह जा रहा हूं और फिर शाम को 5 बजे तक वापस आ जाऊंगा। तो यहां पर भी बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। एक्सप्रेस करने का मतलब ये होता है कि बच्चा अपने मौलिक विचारों को बोल करके अभिव्यक्त करेगा। यहां पर बच्चे का मौलिक विचार है ही नहीं। यहां पर बच्चा एक तरीके से बंधा हुआ है। जो कुछ भी यहां पर दिया गया उसी के साथ में उसी के एप्रोप्रिएट वर्ड्स को उसको सिलेक्शन करना होगा। बच्चा अपने मौलिक विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है। निगेटिव हो गया, दोनों हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, अपने मित्र से पूछें कि वह सप्ताहांत में कहां जाना पसंद करता है, क्यों, कहां जाना चाहता है और क्यों जाना चाहता है। अब यहां पर बच्चे को अपने मौलिक विचारों को अभिव्यक्त करने का मौका मिलेगा। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, अपने सहपाठी से उन 2 बिंदुओं के बारे में पूछें जिनका ध्यान वो समूह चर्चा के समय रखती हैं। तो ये भी बच्चा अपने मौलिक विचारों को अभिव्यक्त कर रहा होगा। ये भी विकल्प बिल्कुल सही है। इन दोनों के माध्यम से बच्चे में कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप किया जा सकता है। विकल्प नंबर 3 और 4 ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया। विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, स्टीफन क्रैसन के अनुसार कौन सी अचेतन प्रक्रिया है? अचेतन यानी कि बिना कॉन्शियस के, अनकॉन्शियस कौन सा प्रोसेस है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, स्टीफन क्रैसन एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया था कि जिस प्रकार से बच्चे अपनी मदर टंग को एक्वायर करते हैं इन्वायरमेंट से, अपने माता पिता के द्वारा बोले जा रहे भाषा का हुबहू वो अनुकरण करते करते उसको अर्जित कर लेते हैं, उसी प्रकार से जो टारगेट लैंग्वेज है, जो सेकंड लैंग्वेज है, उसको भी अर्जित किया जा सकता है फर्स्ट लैंग्वेज की तरह। और इसके लिए उन्होंने 5 हाइपोथेसिस दिए थे, ठीक है। और उनका भी ये मानना था कि जो अर्जन होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन होता है, वो अचेतन प्रक्रिया है यानी अनकॉन्शियस प्रोसेस है। विकल्प नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे किसका व्यापक उपयोग करते हैं वे अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार प्रश्न पूछा गया तो इसका उत्तर हो जाएगा निजी भाषण। निजी भाषण, वाइगोत्स्की ने कहा था कि जो बच्चे जितना ज़्यादा निजी भाषण करेंगे उतना ही उनका एक तरीके से
जो अधिगम होगा वो प्रभावी होगा। कैसे, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए बच्चा कुछ भी गतिविधि कर रहा है, कुछ भी खेल खेल रहा है, तो वो उस खेल को खेलते समय जो कुछ भी गतिविधि कर रहा होता है उसी को बोल रहा होता है। जैसे कि मान लीजिए वो ट्रेन से खेल रहा है, खिलौने से, और घोड़े हाथी से खेल रहा है, तो वो अपने मन में बोलता रहता है, हट जाओ नहीं तो मेरा ट्रेन तुम्हें कुचल देगा, हट जाओ नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ये सब चीज़ें वो बोलता रहता है। तो इसी को निजी भाषण कहा था ले वाइगोत्स्की ने, और उन्होंने बताया था कि ये बच्चा अपने कार्यों की योजना बना रहा है, यानी कि जो कुछ भी बच्चा गतिविधि कर रहा है उसको हुबहू वो बोलने लगता है। ये काम बड़े भी करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कल आपका सीटेट का पेपर है, तो आज रात हम लोग क्या करते हैं, मन में अपने सोच रहे होते हैं कि कल मेरा सीटेट का पेपर है, मैं इतने बजे घर से निकल जाऊंगा, उसके बाद से जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो मैं आज ही रख लेता हूं। और आप मन में ही सोच रहे होते हैं कि एडमिट कार्ड रख लेता हूं, तो आप एडमिट कार्ड रख रहे होते हैं उस समय। उसके बाद आप सोचते हैं एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ चाहिए, तो एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ भी अपने पास रखते हैं। वो सब आप अपने मन में सोच रहे होते हैं और वो चीज़ों को कलेक्ट भी कर रहे होते हैं, यानी आप काम भी कर रहे हैं और उसी को मन में सोच भी रहे हैं। यही काम बच्चे भी करते हैं, लेकिन बच्चे उतना सक्षम नहीं है कि वो मन में बिना बोले सोच पाए। इसी वजह से वो जो कुछ भी सोच रहे होते हैं वो बोल देते हैं, और बड़े जो होते हैं, जो हम लोग जो हैं, वो सक्षम होते हैं कि अपने विचारों को मन में ही बिना बोले चिंतन कर पाए। इसी को उन्होंने ले वाइगोत्स्की ने निजी भाषण कहा था। विकल्प नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। और अगर यही प्रश्न जीन पियाजे के अनुसार पूछा गया रहता तो व्यक्तिगत भाषण यहाँ पर सही जवाब हो जाता। उन्होंने व्यक्तिगत भाषण बोला था और इसी को ले वाइगोत्स्की ने निजी भाषण बोला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, पियाजे के अनुसार भाषा का विकास किससे किस तक होता है। तो पियाजे ने जो प्रयोग किया था अपना, जब संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत उन्होंने दिया था, उससे पहले जो प्रयोग किया था उसमें उन्होंने कई बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया और वो देख रहे थे खिड़की से कि कई बच्चे एक साथ होने के बावजूद भी कोई एक बच्चा दूसरे से बात ही नहीं कर रहा, सब अपने में ही बात करने में बिजी थे, अपने से ही बात कर रहे थे, अपने ही कुछ बुदबुदा रहे थे, अपने में ही कुछ बात कर रहे थे। तो इसी को उन्होंने आत्म केंद्रिता कहा था, यानी कि समूह में रहते हुए भी दूसरे लोगों से बात ना करना, इसी को उन्होंने आत्म केंद्रिता कहा था। तो बच्चे जब जन्म लेते हैं और कुछ समय तक वो आत्म केंद्रित होते हैं और उसके बाद धीरे धीरे वो समाज के संपर्क में आते हैं और सामाजिक होता है। ठीक है, उनका भाषा का जो विकास होता है, क्योंकि पहले वो केवल अपने से बात कर रहे थे तो आत्म केंद्रित भाषा, और जब वो दूसरे लोगों से इंटरेक्शन करते हैं तो सामाजिक भाषा का विकास होता है। विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा में चर्चा के दौरान कक्षा 5 की एक विद्यार्थी भ्रष्टाचार के कारणों पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इस दौरान ना तो वे दूसरों के विचारों से सहमत प्रकट कर रही है और ना ही वे दूसरे के नजरिए से विषय वस्तु को देखने की कोशिश कर रही है। पियाजे के अनुसार वह किस प्रकार के भाषण में शामिल है। तो वो आत्म केंद्रित भाषण में शामिल है, यानी कि समूह में रहते हुए भी समूह के लोगों के विचारों को महत्व ना देना, सिर्फ अपने आप से बातें करना, सिर्फ अपना नजरिया प्रस्तुत करना ही आत्म केंद्रित भाषण है। विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों को व्याकरणिक संरचनाओं को समझाने के लिए भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए। चलिए यहां पर देख लीजिए, जो आज हम लोग रचनावाद की बात करते हैं और जीन पियाजे भी रचनावाद से जुड़े हुए थे। उनका यह मानना था कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेंगे, खोज करके करेंगे, अन्वेषण के माध्यम से करेंगे। जिस भी विकल्प में अन्वेषण की बात की जाएगी, खोजने की बात की जाएगी, वही वाला विकल्प हमारा सही जवाब हो जाएगा। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं, विद्यार्थियों को विभिन्न संरचनाओं पर कोई एक प्रदत्त कार्य दे करके। तो देखिए, प्रदत्त कार्य यानी होमवर्क देने की बात की जा रही, तो क्या बच्चे केवल होमवर्क देने से समझ जाएंगे? नहीं समझेंगे, हमारा उत्तर निगेटिव हो गया। तीसरा देखिए, विद्यार्थियों को पुस्तक के संरचनाओं को याद करने के लिए कहें। रटना, याद करना, ये हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, विद्यार्थियों को अधिक से अधिक व्याकरणिक अभ्यास करने के लिए दे। एक ही चीज को बार बार अभ्यास कराया जा रहा है, यानी रिपीटिशन की बात की जा रही है, ड्रिल की बात की जा रही है, हमारा उत्तर नहीं होगा, निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, समृद्ध लिखित सामग्री, यानी कि प्रिंट रिच इन्वायरमेंट की बात की जा रही है। यानी विद्यालयों में आप जब जाते होंगे, प्राइमरी या फिर अपर प्राइमरी में, सरकारी या फिर प्राइवेट में, तो आप देखते होंगे कि स्कूल की बाउंड्री से लेकर के स्कूल के कमरे के अंदर तक पूरा विभिन्न प्रकार के दीवारों पर चित्रकारी की गई रहती है, विभिन्न प्रकार के अल्फाबेट लिखे गए रहते हैं। यही प्रिंट रिच इन्वायरमेंट होता है। विभिन्न प्रकार के पोस्टर्स लगाए गए होते हैं जो कि बच्चों को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं नई चीज़ों को जानने के लिए, सीखने के लिए, क्योंकि बच्चे सबको जिज्ञासा भरी नज़र से देख रहे होते हैं और कहीं ना कहीं वो चीज़ों को जानने के लिए उत्सुक होते हैं। तो ये प्रिंट रिच इन्वायरमेंट होता है, और जितना ज़्यादा प्रिंट रिच इन्वायरमेंट होगा, बच्चा उतना आसानी से सीखेगा और उतना उसको मजा आएगा सीखने में। कहा जा रहा है कि प्रिंट रिच इन्वायरमेंट प्रदान करें और विद्यार्थियों को विभिन्न संरचनाओं की खोज करने दे। देखिए, यहां पर अन्वेषण की बात आ गई, खोजने की बात आ गई। विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। दोस्तों, सीटेट हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप
सीटेट दिसंबर 2021 के अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के साथ साथ सीटेट प्राइमरी और अपर प्राइमरी में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।